आज हिरा का टेस्ट है। हिरा से मैंने एक डायग्नोसिस बनवाना है। 60 सेकंड्स दूंगा आपको। एक बहुत सिंपल सा केस है जो आपने पहले भी किया होगा। हाँ, सिंपल ही रखना प्लीज। ठीक है। अच्छा, 35 साल की औरत है। हाँ हाँ। वो वार्ड में आई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, सांस फूला हुआ है। अच्छा, 35 साल की मरीजा है, वार्ड में एडमिट हुई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। यही कहा मैंने। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको कब से हुई है? पिछले 6-7 घंटे से। 6-7 घंटे से। इससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कोई और सिम्टम्स तो नहीं है? मतलब और सिम्टम्स क्या? चेस्ट पेन तो नहीं है? चेस्ट पेन है। किस जगह पे है? दर्द उसको सीने में। मतलब सीने में, इस साइड, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, बैक पे है, कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे है। हाँ। ठीक है, कहीं पे वो रेडिएट तो नहीं कर रही? नहीं। मतलब आर्म, लेफ्ट आर्म में जा रही हो, नहीं। जाह में जा रही हो, नहीं। बैक पे बिल्कुल जा रही हो? नहीं। अच्छा, किस तरह की दर्द है? मतलब कोई शदीद, जैसे कोई आपका सांस दबा रहा है? नहीं, चुभने वाली दर्द है। चुभने वाली दर्द है? हाँ। ये कब से शुरू हुई है? ये भी साथ ही शुरू हुई है जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है। साथ ही शुरू हुई है। क्या सेवेरिटी है? मतलब 0 में से 1 में से 10 तक आप उसको क्या ग्रेड देंगे? जब भी वो लंबा गहरा सांस लेती है तो उसको ज्यादा दर्द होती है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन। इसके साथ कोई फीवर तो नहीं है? बुखार है। बुखार है? कितना है? बहुत हल्का सा, खांसी 37.8। 37.8। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि खांसी तो नहीं है साथ? खांसी है। बलगम तो नहीं आता? बलगम नहीं। ये ड्राई कफ है? कब से? कफ कब से है? कफ भी यही कुछ 7-8 घंटे हुए हैं। ब्लड तो नहीं आ रहा इसमें? ब्लड नहीं आ रहा। आर श्योर? हाँ श्योर। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके साथ कोई और मसला तो नहीं है? कोई गर्ड का प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, उसको? गर्ड का नहीं है। आर यू श्योर कि उसकी जो चेस्ट पेन है वो पीछे नहीं जा रही? मतलब नहीं, एकदम नहीं, से आगे से पीछे नहीं जा नहीं। रही? अच्छा, उसको कोई पहले टाइम खत्म सांस होने का लगा। मसला तो नहीं है? अस्थमा, सीओपीडी? नहीं है। अभी कोई रिसेंटली कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया? नहीं। कोई मेडिसिन तो नहीं ली? नहीं। अच्छा, प्रीवियसली कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही पेशेंट? कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? हाँ ले रही है। ओह थैंक गॉड। कब से ले रही है? कंट्रासेप्टिव पिल्स वो ले रही है, पिछले 2 साल से ले रही है। 2 साल से ले रही है। अच्छा, इससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी? हाँ आपने जी, बिल्कुल बताया। ठीक थी। कोई सर्जरी करे तो नहीं नहीं। हुई? कहीं से ट्रैवल तो नहीं किया? ट्रैवल ये अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया गई है, वहां से वापस आई है। तो बहुत अच्छे अभी हैं। कल आई है वापस। हाँ। कल आई है? ठीक है। मतलब ये बहुत लॉन्ग फ्लाइट होती है ऑस्ट्रेलिया हाँ। की। ठीक है, मतलब कि इट कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द, मेरे माइंड में जो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री लग रहा है ना, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ले रही है, फ्लाइट की हिस्ट्री भी है, और जो आपने सिम्टम्स मुझे बताए हैं, इट्स मोस्ट लाइकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? लेकिन इससे पहले मैं आपके जो दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हैं उनको मैं रूल आउट करूंगी। चलें वो छोड़ें, आप पहले हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बता दें, होता क्या है, हाँ, फिर pulmonary embolism क्या होता डायग्नोज है? कैसे करेंगे उसको? पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली वो वाले पेशेंट्स या वो वाले लोग जिन्होंने लंबे अरसे से ट्रैवल नहीं किया होता, मतलब जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब मूव नहीं किया होता, मतलब मोबिलाइज नहीं किया होता, चलते फिरते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक के पेशेंट्स हो सकते हैं, ये जैसे इस पेशेंट ने मतलब जिनकी मोबिलिटी कम हो हाँ, जाए, वो mobility कम चल हो फिर जाए, नहीं चल रहे, फिर नहीं नॉर्मली रहे। वो चलते फिरते हैं, लेकिन अब वो बेड पे हैं काफी हाँ, टाइम से। ठीक है, बेड 2 पे दिन हैं। 4 दिन हफ्ता हो गया, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे। हाँ। तो उन उसकी वजह से उनके खून की नालियों के अंदर ब्लड क्लॉट बन सकता है और वो फिर मूव करके फेफड़ों के अंदर फेफड़ों पहुंच की सकता है। नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, फिर वहाँ से वो राइट हार्ट में जाएगा। नहीं, पहले वो कहीं से भी राइट हार्ट में जाएगा, वहाँ से फेफड़ों में जाएगा। हाँ। और वहाँ पे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बताएं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाकई में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे आके अच्छी लगी थी। यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है तो आपने ट्रोपोनिन तो करवाने ही करवाने हैं, लेकिन ज़्यादा आप डी डायमर्स भी करवा लेते हैं। श्योर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ हर मरीज को आप ट्रोपोनिन्स करवाते हैं? चेस्ट पेन है अगर, चेस्ट पेन तो के साथ, ठीक उसको है। ट्रोपोनिन करवाते हैं, लेकिन अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसको हम डी डायमर्स भी लाजमी करवाते हैं, ठीक है। जो मुझे अच्छा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे लगी थी। ठीक है, डी डाइमर्स जो है वो ब्लड का टेस्ट होता है? हाँ, ब्लड का टेस्ट होता है। अगर उसका लेवल ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि इट कुड बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो फिर हमें स्कैन कराने होते हैं पेशेंट को। हम कौन सा स्कैन करवाते हैं? हार्ट CTPA। सीटी स्कैन होता है चेस्ट का, जो खून की नालियों को, जो फेफड़ों की खून की नालियां, उनको देखता है उनको कि देखने कोई के लिए ब्लॉकेज वगैरह जी, नहीं है। ठीक है। ठीक है। और और साथ ही हम पेशेंट को ट्रीटमेंट डोज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किस डेल्टा चीज़ की पैटर्न की। ट्रीटमेंट? अच्छा, इस पे ना ECG के ऊपर भी बड़ी टिपिकल सी फाइंडिंग्स आती हैं जो हमें शोएब बताएंगे। टिपिकल तो नहीं होती, मतलब हाँ टिपिकल होती है, लेकिन हर मरीज में नहीं आती। बहुत कम मरीज होते हैं जिनमें ये पैटर्न नजर आता है। इसको S1Q3T3 कहते हैं आई थिंक। मतलब लीड 1 में एस वेव आपको वो जो है थोड़ी डीप नजर आती है,
और लीड 3 में के अंदर Q- क्यू वेव जो है वो आपको नज़र आती है डीप, और साथ में टी वेव इन्वर्जन होती है लीड 3 के अंदर। तो ये इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत कम मरीजों में आती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका डायग्नोसिस फौरी तौर पे आप पहचान लें कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। मरीज आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ज़रूरी नहीं होता कि एकदम से उसको डेवलप हुई हो, बाज़ औक़ात ऐसे होता है वो 3 दिन 4 दिन से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और वो क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती जा रही है और उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ती जा रही है। लेकिन शुरू ऐसे ही होगी, एकदम से शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता में भी बढ़ रही होगी अभी, ठीक है। और इसके अलावा चेस्ट पेन, बाज़ औक़ात चेस्ट पेन बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है, सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। बाज़ औक़ात होता है प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है, मतलब दर्द हो रहा है उनको, सांस जब वो गहरा लंबा सांस लेते हैं तो फिर उनको ऐसे चुभन सी होती है। और इसके अलावा जो मतलब हिस्ट्री में एक तो वो मोबिलिटी उनकी रिड्यूस हुई होगी, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ख़वातीन लेती हैं उनकी वजह से, फिर जो अगर किसी को खून का कोई मसला हो, मतलब उनका खून जल्दी जम जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात जिन लोगों को कोई कैंसर वगैरह का मसला है तो उन लोगों में ये ज़्यादा चांस होते हैं। बिल्कुल, कैंसर स्ट्रोक के पेशेंट में तो बहुत ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। स्ट्रोक के जो मरीज़ होते हैं, फालज के मरीज़, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, अक्सर ऐसे होता है, मोबिलिटी उनकी मुतासर होती है, तो उसकी वजह से उनमें इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से जितने भी मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दाखिल होते हैं, उनको हम शुरू से ही पहले दिन से ही वो प्रोफाइलैक्सिस, मतलब ये जो हेपरिन है, जो एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड थिनर, वो देना शुरू कर देते हैं ताकि उनके अंदर ब्लड क्लॉट ना बने। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर कोई हाउस ऑफिसर इस वीडियो को सुन रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन के साथ आता है तो आपने टोपनिंग तो करवाने ही करवाने हैं, इसी से तो आपने करवानी ही है, लेकिन डी टाइमर्स लाजमी करवा जाएं। इट्स ए गुड प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आपको लग रहा है तो क्लिनिकल बेस पे, ऐसा नहीं है कि मतलब हर चेस्ट पेन का और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मरीज जो है उसके डी डाइमर्स करवाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है तो फिर अगर एक मरीज़ आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और साथ में बलगम आ रही है, उसको पता चल रहा है बुखार बहुत ज़्यादा है, तो वो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है उसको, ठीक है, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपल एक्सरे करवाएं और देखें और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें।